इस वीडियो में अभी हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो आपका पावर शेयरिंग का पार्ट 2 है। उससे पहले की एक पावर शेयरिंग की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके साथ साथ जो एथनिक कंपोजिशन था आपका, वो बेल्जियम का एंड श्रीलंका का, उसके ऊपर हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके आगे टॉपिक की, जिसका नाम है आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देखो, मेजोरिटेरियनिज्म का जो शब्द है आपका, ये किससे मिलके बना है? ये बना है मेजॉरिटी से। तो अगर हम बात करें, दो टर्म होती है आपकी, एक होती है मेजॉरिटी, एक होता है आपका माइनॉरिटीज। तो मेजॉरिटी का मीनिंग क्या होता है आपका? मेजॉरिटी का मतलब कोई कम्युनिटी जो संख्या में ज़्यादा होती है उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, और जो संख्या में कम होती है उसको हम माइनॉरिटीज कह सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हिंदू है वो आपके मेजॉरिटी में हो गए, लेकिन हम जैनिज्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? माइनॉरिटीज में हो जाते हैं। तो ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कोई गलत शब्द नहीं है, बट जब मेजॉरिटी अपने इस तरह से काम करना शुरू कर दे कि वो पूरे देश को रूल कर रहे और वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए जो माइनॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग ना हो, या फिर उनकी विशेष या नीडेड को फुलफिल भी ना करे, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। जहां पर जो मेजॉरिटी में ग्रुप है वो क्या करे, कुछ ऐसे रूल्स बनाए या ऐसे तरीके से रूल करना शुरू कर दे जिससे कि उसका तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज को क्या है, इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसको क्या कह सकते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म कह सकते हैं। अब ये श्रीलंका में कैसे हुआ इसकी हम बात करते हैं। देखो, श्रीलंका emerged as a independent country in 1948. The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by the virtue of their majority. देखो, श्रीलंका आपका 1948 में आज़ाद होता है और वहाँ के जो लीडर्स है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे डोमिनेंस, क्योंकि भाई उनकी मेजॉरिटी थी। एज अ रिजल्ट, अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंहाला सुनिसी। तो उन्होंने कुछ काम किया, जैसे वो आज़ाद हुए तो उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किए जिसके थ्रू ये पता चलने लग गया कि उन्होंने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनाई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था आपका श्रीलंका के अंदर में दो कम्युनिटीज़ के बीच में, जो कि हम कह सकते हैं एक आपके सिंहाला हो गए और दूसरी कम्युनिटी कौन सी हो गई? आपकी तमिल हो गई। देखिए, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग द तमिल। इन्होंने क्या किया? 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू जो सिंहाला लैंग्वेज जो थी उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और तमिल को जो है वहां पर इग्नोर कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर द सिंहाला एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। और इन्होंने क्या किया? उसके बाद ऐसी पॉलिसी अपनाई कि जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने सिंहाला लैंग्वेज ली है उनको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये बात ऐड कर दी कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी प्रोटेक्ट करना एंड फोस्टर करना, उसको बढ़ावा देना। किसको? बुद्धिज्म को। यानी कि जो श्रीलंका का जो मेजोरिटी का जो रिलीजन था वो क्या था? बुद्धिज्म था। तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को चेंज कर दिया और यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी कि उसको क्या करना है? बुद्धिज्म को प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है। All these government measures, coming one after other, gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. धीरे धीरे भाई उनके अंदर क्या होता है? गुस्सा भरते जा रहा था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भाई कोई भी जो है वो हमारे कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interests. वो समझ चुके थे, वो महसूस करने लगे थे कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, उन्होंने उनको डिनाई कर दिया था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, भेदभाव करना। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स पाने के अंदर या फिर बाकी और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पर, और उनके इंटरेस्ट को भी पूरी तरह से इग्नोर किया गया। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से हुआ क्या? द रिलेशन बिटवीन द सिंहाला एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। क्या हो गए? समय के साथ धीरे धीरे खराब होते चले गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब्स। उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट करना शुरू कर दिया, फिर तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए आपके अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर में, है ना। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस
पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन जो उनकी मांग थी उसको बार बार क्या किया जाता था, डिनाई किया जाता था। तो बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन द नॉर्थन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी जो क्या चाहती थी, तमिल एलम, ये स्टेट आपका नॉर्थन में और ईस्टर्न पार्ट में जो श्रीलंका है उनको एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो क्या किया जाए, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि थ्रू वो क्या कर सके, अपना रूल जो है वो कर सके। ओके, क्या कहता है आगे, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। अब ये जो घटनाएं यहाँ पे इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर सिविल वॉर जैसी जो स्थिति है वो पैदा हो गई थी, जिसके एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब इस सिविल वॉर की वजह से क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में दोनों ही कम्युनिटीज के लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिलीज को अपना घर, अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी को भी गंवा दिया। हाँ ओके, तो हम बात करते हैं आपका, ये जो कहानी थी, ये सारी कहानी हमने देखी किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में, कि कैसे वहाँ पर एक सरकार ने, एक कम्युनिटी के लोगों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज, ऐसे मेजर्स लिए जिसकी वजह से दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या मिला, सिविल वॉर हो गया, और कैसे वहाँ पर लोगों की जो है वो जान गई। ये एक घटना जो थी श्रीलंका की थी। अभी हम दूसरी घटना के बारे में, दूसरे देश के बारे में बात करते हैं, वो है आपका बेल्जियम। बेल्जियम ने कैसे इस डाइवर्सिटी को एक्कोमोडेट किया। देखिए, द बेल्जियन लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ। अब बेल्जियन लीडर ने क्या किया, आपका डिफरेंट पाथ लिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने इस चीज को पहचाना कि भाई हमारे यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज भी, इस चीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो बिटवीन 1970 से लेकर 1993, लगभग 23 साल में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 4 बार क्या किया, अमेंड किया, जिससे कि वो एक ऐसे एग्रीमेंट पे आ सके, एक ऐसे अरेंजमेंट पे आ सके जो सभी लोगों को क्या हो, वो सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर ले और सब लोग एक साथ मिलके आराम से सेम कंट्री में रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। अब ये जो अरेंजमेंट लेके आए थे ना, वो क्या था, अपने आप में बहुत ही यूनिक था, और लगभग ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ पर इस तरह के जो व्यवस्था है वो पाई जाती हो। ये अपने आप में पूरी तरह से इनोवेटिव सिस्टम था पूरा। देखिए इसमें क्या करा गया इन्होंने, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इन इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले बोला कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के जो मिनिस्टर्स होंगे इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच लेजिस्लेटिव लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। क्या किया, कुछ स्पेशल जो है वो लॉ भी दिए गए इनको, जो स्पेशल मेजॉरिटीज़ वाले थे, लिंग्विस्टिक भाषा जो ग्रुप थे, उनको क्या किया गया, कुछ स्पेशल लॉज प्रोवाइड किए गए। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। इसमें ऐसा इसलिए किया गया कि कोई भी जो ग्रुप है ना वो अकेले यूनिलेटरली जो है डिसीजन ना ले पाए। उसके बाद क्या कहता है, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। क्या किया गया, दो एक ही देश के दो अलग अलग रीजन थे ना, उसमें क्या कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर ट्रांसफर कर दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं बना था सेंट्रल गवर्नमेंट के, बल्कि उसके पास भी अपनी खुद की पावर जो है वो आ चुकी थी। और थर्ड नंबर पे क्या किया इन्होंने, ब्रूजेल। अब ब्रूजेल की कहानी हमको याद है कि भाई पूरे देश में जो है वो डच बोलने वाले ज़्यादा थे, फ्रेंच बोलने वाले कम थे, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी क्या थी, वो अलग थी। ब्रूजेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या किया गया, दोनों ही कम्युनिटी को लगभग बराबर का जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूजेल बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या था, हमने पहले ही इसके बारे में बात कर ली थी कि पूरे देश में जो है वो डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे और फ्रेंच कम थे, लेकिन ब्रूजेल में क्या था, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन ज़्यादा थे लेकिन डच कम थे। तो अब क्या किया, डच वाले लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ हम इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं किसको, फ्रेंच वालों को भी अपने साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो यहाँ पर ब्रूजेल वाले भी इस चीज़ को मान गए कि हाँ यार आप लोगों ने हमको अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो हम भी आपको क्या करते हैं, ब्रूजेल की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ
थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर तीसरी तरह की भी गवर्नमेंट थी जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। अब इसमें क्या आता है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही व्यक्ति जो है वो वोट देगा, चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस कम्युनिटी को वो वोट देगा। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और इस तरह की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी उनके पास क्या होगा, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इश्यूज होगा ना, तो उससे संबंधित शक्तियां इनके पास होंगी। यू माइट फाइंड बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट indeed is very complicated, हाँ है भी ये, but even for the people living in the Belgium, but these arrangements have worked well so far. They have to avoid the civic strife between the two major communities and the possible division of the countries or linguistic line. देखो सिस्टम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सिस्टम वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। इसने जो पॉसिबिलिटीज़ थी कि भाई सिविल वॉर हो सकती है, डिवीजन हो सकता है, उस सारी पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। When many countries of Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen as its हेडक्वार्टर। सोचो जब सभी देश मिलके यूरोपियन यूनियन बना रहे थे, यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है, ग्रुप है आपका, जो यूरोप के जो देश है ना, उन्होंने आपस में मिलके एक यूनियन क्रिएट कर लिया जिसको यूरोपियन यूनियन कहा गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो किसको चुना गया, ब्रुसेल को चुना गया। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे दो अलग अलग स्थिति, कैसे श्रीलंका ने एक दूसरे के राइट्स को नहीं पहचाना तो वहाँ पर सिविल वॉर हो गई, और बेल्जियम ने एक दूसरे के राइट को पहचाना, कल्चर को पहचाना, उसकी रिस्पेक्ट करी और मिल के काम किया, और अल्टीमेटली वो कितना ग्रो किया, और वहाँ पर इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट वगैरह थे वो सब नहीं आए। अगेन देखते हैं क्या बोलता है ये। वट डू यू लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका, क्या सीखा आपने, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ द पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन फिर भी क्या किया दोनों ने, जो पावर शेयरिंग का जो मुद्दा था उसको अलग अलग तरीके से डील किया। जहां बेल्जियम के लीडर ने रियलाइज किया कि देश की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे की कम्युनिटीज के जो इंटरेस्ट है उसको समझेंगे। सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। और ये जो रियलाइजेशन था इसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो हमको पावर शेयर करना चाहिए था। बट श्रीलंका ऑन द अदर हैंड shows that if a majority community want to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका का एग्जाम्पल हमको ये दिखाता है कि कैसे अगर एक कम्युनिटी अपने विल को क्या करेगी, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अगर थोपेगी, तो उस केस में क्या होगा कि देश की यूनिटी जो है वो नहीं बनी रह सकती, और देश का जो है वो सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। ओके अब ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार ये क्वेश्चन कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब हम कह सकते हैं कि हमको पावर शेयरिंग क्यों चाहिए। तो 10 टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन द फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग। क्या बेसिकली क्या कहता है कि दो हम रीजन बता सकते हैं, दो कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से हमको पावर शेयरिंग करनी चाहिए। यहाँ पर पावर शेयरिंग का मीनिंग समझ में आ गया ना आपका। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हम पावर को डिवाइड कर देते हैं उसी को पावर शेयरिंग कहा जाता है। ओके, द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे जो होता है ना, दो अलग अलग ग्रुप्स है ना, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, सोशल कन्फ्लिक्ट से आपका वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो पावर शेयरिंग जो है ना वो बहुत अच्छा है किस चीज़ में, टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। इम्पोजिशन ऑफ विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन अ शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। बस शॉर्ट रन में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हाँ कोई पॉलिसी लागू करनी है तो जल्दी से लागू कर दो, छोटे वाले अगर माइनॉरिटीज़ के लोग अगर इसका विरोध भी कर रहे हैं तो आप उसको जो है वो अंडरमाइन कर सकते हो। हमको शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, इसका देश की यूनिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके, tyranny of majority is not just oppressive for minorities, often it's bring ruin the majority as well। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ काम का नहीं है आपका। अब सेकंड देखते हैं आपका, देयर इज अ सेकंड और डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। दूसरा कारण थोड़ा सा डीपर है, हम समझ सकते हैं क्यों। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो हम क्या कह सकते हैं, पावर शेयरिंग जो होता है ना वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, इनफैक्ट आत्मा है ये। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर ऑफ दोज विद दोज अफेक्टेड बाय इट एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट। क्या कहता है ये आपका, डेमोक्रेटिक रूल
इन्वॉल्व्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक रूल्स क्या होते हैं आपके इसमें, पावर शेयरिंग जो होता है ना उनके अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर। डेमोक्रेटिक रूल का मीनिंग क्या होता है भाई, हमको क्या करना चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए, किसके साथ, दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इससे प्रभावित होंगे, एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट, और जो जो लोग इसके प्रभाव के साथ जिएंगे। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ये लोगों का अधिकार है, उनसे पूछे जाना चाहिए कि भाई आप किस तरह से गवर्न होना चाहते हो, किस तरह से रूल करना चाहिए सरकार को। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू द पार्टिसिपेशन एक्वायर्स द स्टेक इन द सिस्टम। कह सकते हैं आपका लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होगी सर, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होगी जहां पर अब सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेशन कर सके और जान सके कि उनकी सरकार जो है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो हम कह सकते हैं दो रीजन हमने यहाँ पर बोले। पहला रीजन हम कह सकते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल ये दो रीजन हो गया आपके, एक हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा क्या हो गया आपका, इसको हम कह सकते हैं आपका रीजन कह सकते हैं हम। एक होता है प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल रीजन का मीनिंग क्या हो गया, टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज आपकी होगी उनके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर शेयरिंग चाहिए होती है। और सेकंड मोरल रीजन क्या हो गया आपका, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए भी हमको क्या चाहिए होती है, पावर शेयरिंग कह सकते हैं हम। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, आज हमने अभी ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, वहां पर हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, थैंक यू। अगर